नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 9, देवराज गुरुकुल में आगमन। एक हफ्ते बाद देवराज गुरुकुल के विशाल द्वार के बाहर रथ रुका। इसकी पत्थर की दीवारें प्राचीन शिलालेखों से उकेरी गई थीं, जो ज्ञान और परंपरा की आभा बिखेर रही थी। ध्रुवा ने सावधानी से कदम नीचे रखे। उसके चारों ओर की हवा चंदन और खिलते हुए गेंदे की खुशबू से भरी हुई थी। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने चारों ओर देखा। उसकी नजर परिचित परिवेश पर टिकी हुई थी। ध्रुवा सोचते हुए, ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? मुझे पता है कि मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। जब उसकी आंखें प्रांगण को देख रही थीं, तो युवा राजकुमारों का एक समूह अनुशासित पंक्तियों में खड़ा था, जो एक गुरुदेव की बात ध्यान से सुन रहा था। लंबे काले बाल और तीखी आंखों वाले उस व्यक्ति ने एक हाथ में एक तलवार पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से छात्रों को इशारा कर रहा था। ध्रुवा पहचानते हुए, गुरु शिव, बेशक ये वही गुरुकुल है जहां मैं गुप्त रूप से पाठ देखता था। मैं कैसे भूल सकता हूं? यह एहसास उसे एक लहर की तरह लगा और उसके होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। सेनापति भानुराज, जो ऊंचे और अधिकारपूर्ण तरीके से खड़े थे, उन्होंने ध्रुवा सहित युवा राजकुमारों रुद्र और तक्ष को अपने पीछे आने का संकेत दिया। समूह एक साथ आगे बढ़ा। उनके कदम पत्थर के रास्तों पर गूंज रहे थे, गुरुकुल के आंतरिक गर्भगृह की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे पास आए, गुरु शिव ने अपना ध्यान अपने छात्रों से हटा लिया और उनकी ओर बढ़े। उनकी उपस्थिति सम्मान का संकेत दे रही थी। ठंडी हवा में उनके वस्त्र थोड़े लहरा रहे थे। वे समूह के सामने रुक गए। उनकी तीखी नजर सेनापति भानुराज पर टिक गई। गुरु शिव, सेनापति जी, आपको और युवा राजकुमारों को देखकर खुशी हुई। महाराज ने हफ्ते पहले ही हमें पत्र लिखकर इनके आगमन की सूचना दी थी। जैसे ही उनकी तीखी नजर राजकुमारों पर घूमी, वो ध्रुवा पर रुक गई। गुरु शिव ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उनकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी। गुरु शिव, वैसे सेनापति जी, मैं राजकुमार रुद्र को पहचानता हूं, लेकिन यहां ये लड़का? ध्रुवा के प्रतिक्रिया देने से पहले सेनापति भानुराज एक जानकार मुस्कान के साथ आगे बढ़े। सेनापति भानुराज, गुरु शिव, क्या आप तक्ष को भूल गए हैं? वो मेरा बेटा तक्षराज है। गुरु शिव के होठों से एक हल्की सी हंसी निकली और उन्होंने एहसास में सिर हिलाया। गुरु शिव मुस्कुराते हुए, ओह, तो ये राजकुमार तक्ष है? हाँ, मुझे अब याद आया। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना चाहिए, पिछली बार जब मैंने इन्हें देखा था तो यही थोड़े गोल थे। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इन्हें पहचान नहीं पाया। समूह हंसने लगा। तक्ष ने शर्म से अपनी गर्दन के पीछे का हिस्सा रगड़ा। सेनापति भानुराज ने अपने बेटे को संबोधित करने के लिए क्षण लिया। सेनापति भानुराज, तक्ष, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ये महान गुरु कभी मेरे प्रिय मित्र थे? हम इसी गुरुकुल में साथ साथ पढ़े थे। मैं साम्राज्य का सेनापति बन गया और ये इस गुरुकुल के मार्गदर्शक बन गए। गुरु शिव ने भी ठहाका लगाकर हंसना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर अपनी जवानी की यादें चमक उठी। गुरु शिव, और मैं तुमसे एक और बात साझा करना चाहता हूं युवा राजकुमार। उस समय कोई भी तुम्हारे पिता की तरह दोधारी कुल्हाड़ी नहीं चला सकता था। वे अकेले ही 30 योद्धाओं को हरा सकते थे। भानुराज ने हाथ हिलाकर उसे नकार दिया। उसकी हंसी में पुरानी यादें भी थी। सेनापति भानुराज, शिव, वे युवावस्था और जोश के दिन थे। वो ताकत अब बस एक याद बनकर रह गई है। इसी बातचीत के दौरान गुरु शिव सेनापति भानुराज से पूछते हैं, वैसे मुझे पता चला है कि ये राजकुमार रुद्र हैं और ये तक्षराज है, लेकिन ये लड़का कौन है? प्रश्न कुछ देर के लिए हवा में लटका रहा, क्योंकि ध्रुवा ध्यान में असहजता से हिल गया। सेनापति भानुराज, ओह, इसका नाम ध्रुवा है। ये कोई राजकुमार नहीं है, केवल एक सेवक है। महाराज ने इसे केवल राजकुमार रुद्र की देखभाल करने के लिए यहां भेजा है। यदि आवश्यक हो तो इसके साथ एक दास की तरह व्यवहार करें।
लेकिन याद रखें, राजकुमार रुद्र और राजकुमार तक्ष की शिक्षा में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों हमारे साम्राज्य का भविष्य हैं। भानुराज के शब्दों की तीखी नोक-झोंक ने समूह में थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। ध्रुवा ने नीचे देखा। उसके हाथ शांत संकल्प में कसकर बंधे हुए थे। गुरु शिव आदरपूर्वक झुकते हुए, मैं समझ गया सेनापति, निश्चिंत रहें, मैं उनकी शिक्षा का पूरा ध्यान रखूंगा। कुछ क्षणों की बातचीत के बाद सेनापति भानुराज अपने रथ की ओर मुड़े। गुरुकुल पर एक आखिरी नजर डालते हुए उन्होंने गुरु शिव को संबोधित किया। बहुत अच्छा, अब मैं जाता हूं गुरु शिव। इस क्षण से हमारे साम्राज्य का भविष्य आपके हाथों में है। एक हल्की सी चरमराहट और लगाम के चटकने की आवाज के साथ रथ लुढ़कने लगा। गुरु शिव ने इसे क्षितिज में विलीन होते देखा और धीरे धीरे इसकी विदाई की धूल जम गई। आगे आने वाले युवा जीवन को आकार देने की जिम्मेदारी उन पर भारी पड़ गई। उनके जाने के बाद गुरु शिव उन सभी राजकुमारों को गुरुकुल के भीतर ले जाते हैं। गुरुकुल के भव्य गलियारे हर दिशा में अंतहीन रूप से फैले हुए थे, जैसे ज्ञान और अनुशासन की भूल भुलैया। विभिन्न राज्यों के राजकुमारों के उद्देश्यपूर्ण तरीके से चलते हुए, कुछ रणनीति पर चर्चा करते हुए, अन्य परम ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए हवा में ऊर्जा का संचार हुआ। लकड़ी की तलवारों के टकराने की हल्की प्रतिध्वनि दूर से सुनी जा सकती थी। राजकुमार रुद्र ने चौड़ी आंखों से दृश्य को देखा। अपने साथी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने उत्साह से कहा, तक्ष, इस जगह को देखो, इतने सारे राजकुमार, सभी योद्धा और राजा बनना सीख रहे हैं। कल्पना करो कि जब हम यहां से निकलेंगे तो हम क्या हासिल करेंगे। हम राजा बनकर ही निकलेंगे, है ना तक्ष? हमेशा वफादार और व्यवहारिक रहने वाले तक्ष ने रुद्र के उत्साह पर हंसते हुए सिर हिलाया और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी राजकुमार। तभी ध्रुवा की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने एक कांच के बक्से में बंद एक चमकदार कवच को देखा। इसकी सुनहरी चमक किंवदंती की एक अनमोल कलाकृति की तरह प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी। ध्रुवा जिज्ञासा के साथ, गुरुदेव, ये क्या है? गुरु शिव रुक गए और मुड़े। कवच को देखते ही उनका चेहरा गर्व से चमक उठा। गुरु शिव श्रद्धा के साथ, ये हमारे गुरुकुल का प्रतीक है। हर साल जब राजकुमार अपनी शिक्षा पूरी करते हैं तो हम एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। जो खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करता है उसे अपने कौशल और सम्मान के प्रतीक के रूप में यह कवच मिलती है। रुद्र की आंखें दृढ़ निश्चय से चमक उठी। जैसे ही वो ध्रुवा के करीब आया, उसने उसके कंधे पर आत्मविश्वास से भरा हाथ रखा। रुद्र मुस्कुराते हुए, देख रहे हो ध्रुवा, मैं निश्चित रूप से वो कवच जीतूंगा। बस इंतजार करो और देखो। रात का समय। गुरुकुल में रात हो चुकी थी और हवा ठंडी और शांत थी। राजकुमारों ने अभी अभी अपना भोजन समाप्त किया था। वे सजग और चौकन्ने होकर साफ सुथरी पंक्तियों में खड़े थे। उनकी आंखें आगे के रास्ते पर केंद्रित थी। दूर से पदचापों की आवाज गूंजने के साथ ही हवा में एक गंभीर सन्नाटा छा गया। छाया से निकलकर गुरुकुल के पूजनीय प्राध्यापक महागुरु बैकुंठ श्रीवास्तव एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ उनके पास पहुंचे। उनकी गहरी और संतुलित आवाज शांत रात को भी जारी रही जब उन्होंने अपने सामने खड़े युवा राजकुमारों को संबोधित किया। महागुरु बैकुंठ श्रीवास्तव अधिकारपूर्ण स्वर में, मैं आज यहां आए नए राजकुमारों का स्वागत करता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं बैकुंठ श्रीवास्तव हूं, इस पवित्र गुरुकुल का महागुरु, और आपके शिक्षक के रूप में मुझे आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना है। एक क्षण के लिए रुके, अपने शब्दों को शांत होने दिया। उनकी आंखें समूह पर घूम रही थीं। महागुरु बैकुंठ श्रीवास्तव दृढ़ निश्चय के साथ बोले, यह स्थान वैसा नहीं है जैसा कि आपका महल है। यहाँ आपको खेलने के लिए खिलौने नहीं मिलेंगे, ना ही आपके मेज पर 56 व्यंजन होंगे। आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई नौकर नहीं होगा। लेकिन मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ, 7 साल बाद जब आप इस गुरुकुल से निकलेंगे तो आप बदल जाओगे।
आप पहले जैसे लाड़ प्यार से पाले गए राजकुमारों की तरह नहीं, बल्कि सच्चे योद्धाओं की तरह निकलोगे, बुद्धिमान, कुशल और शक्तिशाली। यहां आपको मनुष्य द्वारा ज्ञात हर हथियार में उच्चतम शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा। आप ऐसे योद्धा बनोगे जो दुनिया को आकार देगा। महागुरु के शब्द हवा में गूंज उठे, जिससे राजकुमारों में भय और विस्मय दोनों पैदा हो गए। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले उन्हें एक आखिरी नजर से देखा। महागुरु बैकुंठ श्रीवास्तव थोड़ा नरम होते हुए, अब अपने कमरों में जाओ, अच्छी तरह से आराम करो, क्योंकि कल तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। मंजूरी की अंतिम झलक के साथ महागुरु मुड़े। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी और वे अपने कमरे की ओर बढ़ रहे थे। राजकुमारों ने जो कुछ उन्होंने अभी अभी सुना था, उसकी गंभीरता पर विचार करते हुए धीरे धीरे तितर बितर होना शुरू कर दिया। अपने कमरों की ओर बढ़ रहे थे। रात ने उन्हें निगल लिया और गुरुकुल सतर्क तारों के नीचे स्थिर खड़ा था, कल की परीक्षाओं की शुरुआत करने के लिए तैयार। रात शांत थी। गुरुकुल में शांति छाई हुई थी। जिस कमरे में राजकुमार सो रहे थे, उसके अंदर ध्रुवा ने हलचल मचाई। उसका गला सूख रहा था और प्यास असहनीय हो गई थी। चुपचाप, ताकि दूसरों को परेशान न किया जाए, वो अपने बिस्तर से फिसल गया और ठंडे गलियारे में बाहर चला गया। पानी का मिट्टी का बर्तन बाहर ही रखा था और हल्की चांदनी उसे रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही उसने बर्तन के लिए हाथ बढ़ाया, एक हल्की सी आवाज उसके कानों में चुभ गई। एक हल्की सरसराहट, जैसे कोई चुपके से चल रहा हो। ध्रुवा स्तब्ध रह गया। उसकी इंद्रियां बढ़ गईं। उसकी आंखें रसोई की ओर दौड़ी, जहां उसने देखा कि एक छायादार आकृति चुपके से अंदर आ रही है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ गई। धीरे धीरे वो आकृति का पीछा करता रहा, सावधान रहते हुए कि वो छिपा रहे। जैसे ही वो रसोई के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। तुम कौन हो? अगर तुम्हें अपनी जीवन प्यारी है तो जहां हो वहीं रहो और हिलने की कोशिश मत करो। वो आकृति अचानक रुक गई, अपनी जगह पर जम गई। मंद रोशनी में घुसपैठिया की रूपरेखा दिखाई दे रही थी, लेकिन ध्रुव अभी भी ये समझ नहीं पाया था कि वो कौन था। उसने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि आगे क्या होने वाला है। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी मुट्ठियां उसकी बगलों पर कसकर बंध गईं। और अगले अंक में 10 साल बाद। तो मिलते हैं अगले अंक में।